नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 25 मार्च 25 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग अच्छे से अपना रिविजन सेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। और मैंने आपसे पूछा भी था कि आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन से लोग जो है वो टेस्ट दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया। तो देखिए, टेस्ट बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। उसी से आपको पता चलेगा। जब आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जब आप उसको एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा वीक पोर्शन है, किस पे आपको ज्यादा काम करना है, आपका प्रोग्रेस किस तरह की हो रही है। ये सारे टेस्ट ही आपको बताएंगे। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करने की, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। यही प्रीलिम्स को जो है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का यही तरीका ही होता है, ठीक है। बाकी मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों से डेली कहती हूँ अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। आप लोग कर रहे होंगे, बाकी आपकी मर्जी। क्वालिफाई आपको अगर करना होगा तो आप ये सारी चीजें करेंगे, नहीं करना होगा तो करते रहिए इसी तरह जैसे चल रहा है, दिन चलने दीजिए, कोई बात नहीं। आते हैं हम अपने सेशन पे। और उससे पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में कहना चाहूंगी कि जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करती हूँ तो कोशिश क्या करिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की, और साथ ही साथ सेशन को भी शेयर करते रहा करिए। चलिए आते हैं अब अपने प्रश्न की तरफ। और सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, गंधमार्दन हिल्स रेंज जो है ये किस राज्य में स्थित है, जिसको भी उस राज्य सरकार के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और मैंने बोला जिन्हें आंसर आता है वो वीडियो को पॉज करके आंसर दें, और जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से देखें। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है ये गंधमार्दन हिल्स है, इसको जो ये हिल रेंज है इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो क्षेत्र हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपकी इतने हेक्टेयर में फैला जो बारगढ़ है, और यहाँ पे इतने हेक्टेयर में फैला जो बांगागीर है। इन सबको मिला करके ध्यान रखिएगा गंधमार्दन पहाड़ी का इतना क्षेत्रफल, ठीक है। इस क्षेत्रफल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस क्षेत्रफल को उड़ीसा ने क्या किया है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। वही हम बात करें यहाँ पे, आपको ये जो जिले हैं बारगढ़ और बलांगीर जिला जो है उड़ीसा का, उस जिले में ये फैला हुआ है ये रेंज, यानी कि गंधमार्दन हिल्स रेंज, ठीक है। इसके ये जो है तीसरा उड़ीसा का, ध्यान रखिएगा, जैव विविधता विरासत स्थल। इसके पहले ध्यान रखिएगा एक जिला है उड़ीसा का जिसका नाम है कंधमाल जिला, वहां पे एक रेंज है मंदसौर गार्ज, और यहाँ पे एक गजपति जिला है उड़ीसा का, वहां पे एक हिल रेंज है महेंद्रगिरी हिल रेंज, ठीक है। इन दोनों के अलावा जो है ये तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है गंधमार्दन हिल्स रेंज को उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये तीसरा है, ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल। इसके पहले महेंद्रगिरी हिल रेंज है और यहाँ पे मंदसौर गार्ज है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस रेंज की बात करें, इस हिल्स रेंज में कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो यहाँ के स्थानिक है, जैसे कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, ठीक है, और यहाँ पे फिकस कांसिना वर डेसिकार्पा, इस पहाड़ी पे क्या है, ये इस पहाड़ी के लिए स्थानिक है। वहीं कुछ और भी प्रजातियां हैं जैसे कि एक मकड़ी, ठीक है, प्यूसेरिया हरिशंकरेंसिस, इस पहाड़ी के लिए क्या है, स्थानिक है। यहाँ पे देखिए कुछ समय पहले जो है, कुछ साल पहले इस क्षेत्र में बॉक्साइट खनन जो है हो रहा था, ठीक है, इस पहाड़ी पर, गंधमार्दन पहाड़ी पर, जिसका यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया था। 1980 के दशक की बात है। चलिए अब आप मुझे बताइए बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा, सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्य के भी लेवल पे और वर्ल्ड के भी लेवल पे भी, वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है बॉक्साइट का कौन सा कंट्री करता है, और इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे आगे है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है। तो वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी जो स्टैब्लिश की गई है किस कंट्री के द्वारा किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर डेनमार्क। करेक्ट आंसर इज ए, फिनलैंड, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनलैंड ने लॉन्च किया है
वर्ल्ड का फर्स्ट बैटरी, ठीक है, सैंड बैटरी, और ये दुनिया की पहली जो है सैंड बैटरी है, स्थापित की गई है, फिनलैंड में किया गया है। ये एक तरीके से क्या करेगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन एनर्जी के जो स्रोत होते हैं, जो उष्मा होती है, जो हीट होती है, इसको क्या करेगा, ये एक तरीके से स्टोर करेगा, तो ये भंडारित कर सकता है, वो भी कई महीनों तक। ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा, देखिए वाटर और सैंड में क्या होता है, वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है, ठीक है। वही अगर हम सैंड की बात करें, यानी कि बालू वगैरह की बात करें, तो ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयल होता है, मतलब गर्म होता है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, तो बहुत धीरे धीरे क्या होगा, ये उतनी धीरे से ठंडा भी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो एक तरीके से जो इसमें एनर्जी हीट रहेगी वो धीरे धीरे रिलीज होगी, तो उससे उस क्षेत्र में क्या होगा, गर्माहट रहेगी, गर्मी रहेगा। तो ये क्या है, लंबे समय तक अगर फिनलैंड वगैरह की लोकेशन देखिए तो वहां पे हीट की बहुत ज्यादा जरूरत है, पूरी तरीके से आर्कटिक बेल्ट, जो आर्कटिक बेल्ट है उससे लगा हुआ है, बर्फ से जमा रहता है आधे समय, तो वहां पे हीट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो बहुत स्लोली हीट हो रहा हो और बहुत ही धीरे धीरे क्या हो रहा हो, ठंडा भी हो रहा हो। तो सैंड उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अच्छी चीज है, एक अच्छा स्रोत है। और ऊपर से इसकी जो टेंडेंसी होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी को काफी दिनों तक स्टोर करके रखता है, जिस कारण से ये काफी ज्यादा वहां के लिए लाभदायक होगा। यहाँ पे एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उसने ये बताया है कि यह बहुत बड़ी अपने आप में एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी ये सफलता है, क्योंकि अगर देखें अकेले हीटिंग सिस्टम जो है ये दुनिया के आधे ऊर्जा उपयोग के लिए जिम्मेदार है, और इसके लिए जो है परिवहन हो गया, 30% बिजली हो गया, जो है 20% का स्थान है। वर्तमान में देखा जाए तो हम जो ऊर्जा एनर्जी लेते हैं वो उसका 80% जो है वो जीवाश्म ईंधन से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन देखिए सीमित है, आने वाले दिनों में इसकी क्या होगी, किल्लत ही होगी। तो एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, बन रहा है, और उसको स्टोर करके हम जो है विपरीत परिस्थितियों में क्या करें, इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए एक शहर है, ठीक है, फिनलैंड का, वहां पे सैंड बैटरी को स्थापित किया गया था जून 2022 में। फिनलैंड का शहर क्या है, नाम क्या है, कंकनप्पा शहर है, ठीक है, ये सिटी है। और ये एक तरीके से ध्यान रखिएगा, यह स्टील से बना एक विशाल साइलो है, और ये कितना मीटर है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टील का बना हुआ है पूरी तरीके से, और ये 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। और इसमें कितने टन रेत जो है सैंड रखी जा सकती है, 100 टन जो है ये सैंड रखा जा सकता है, ठीक है। और ये सैंड क्या करेगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो होगी उसको स्टोर करने में ये सक्षम होगी, ठीक है। और ये शहर जो है, इस शहर की बात करें, कंकनप्पा शहर जो है ये सेंट्रलाइज्ड हीटिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और ये इमारतों और पब्लिक प्राइवेट सिस्टम को गर्म रखता है, ठीक है। तो वहां के जो देखिए काफी ठंडा प्रदेश है, ठीक है, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब बहुत ठंडे देश हैं, और यहाँ पे हीट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए जो हमारे हीट को जो है क्या करने, स्टोर कर सके, क्योंकि आपको भी पता है वहां पे देखिए 6 महीने रात 6 महीने दिन इस तरीके का होता है, धूप बहुत जल्दी नहीं जा पाती। तो एक तरीके से जब रिन्यूएबल एनर्जी को हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, तो हम उसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा, ये एक तरीके से अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्ल्ड फर्स्ट बैटरी सैंड जो है वो जो है ये लॉन्च किया गया, स्थापित किया गया फिनलैंड में। आइए फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं। हमने बताया यूरोप का ये देश है, ठीक है, आर्कटिक से लगा हुआ है, और इसके वेस्ट में देखिए नॉर्वेनियन सी है, नॉर्वेनियन सी है, ठीक है। यहाँ पे आप फिनलैंड देख रहे हैं, फिनलैंड के देख लीजिए आप, इसका जो बॉर्डर लगा हुआ है दोस्तों रशिया से लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्वीडन से इसका जो है बॉर्डर लगा हुआ है। इसकी जो कैपिटल दोस्तों क्या है, वो है हेलेंसिकी जो है इसकी कैपिटल है, जो कि बाल्टिक सी की तरफ स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी करेंसी है वो है यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो है, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो सना मरीन जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, लोकेशन अगर प्रीवियस इसके क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे तो देखिए लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। मैपिंग बहुत ज्यादा सॉल्व करिए। कोई कंट्री न्यूज में है तो उसको देखिए उसकी लोकेशन क्या है, वो किस कॉन्टिनेंट में है, अगर उससे किस से कंट्री से वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, वहां पे कुछ स्पेसिफिक अगर और भी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी साथ में देखते रहिए। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा रकून
डॉग किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो रकून डॉग जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूर्वी एशिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट एशिया से संबंधित है रकून डॉग। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो है तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। काफी ज्यादा जो सार्स वायरस जो था, कोविड वायरस, उसका काफी ज्यादा संबंध इससे हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो रकून डॉग है, ये ध्यान रखिएगा पूर्वी एशिया में जो है ये वहां के लिए स्थानिक है, ईस्ट एशिया का ये स्थानिक है, ठीक है। आप इसके चेहरे पे देख सकते हैं कि ये रकून जैसा ये सिंबल है और ये काफी ज्यादा, आप इसकी फोटो देख के लग रहा होगा ना कि लोमड़ी जैसा लग रहा है, तो ये लोमड़ी जो है उससे काफी ज्यादा ये क्या करते हैं, निकटता स्थापित करते हैं। यहाँ पे कैनिडस है, जैसे कैनिडस की तुलना में, कैनिडस कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे दोस्तों ये कुत्ते होते हैं, लोमड़ी होती है, इन्हीं तरह के लगने वाले जो जानवर होते हैं उनको कैनिडस कहा जाता है। और इनकी तुलना में, जो कैनिडस की तुलना में देखा जाए, इनमें और भी बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि ये पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। अब कुत्ता तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, तो कैनिडस जो है ये पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं, ठीक है। ये शीत ऋतु के दौरान क्या है, हाइबरनेटिंग होते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जब तक शीत ऋतु तब तक ये सो रहे होते हैं। लेकिन क्या कुत्ते ऐसा करते नहीं करते, लोमड़ी ऐसा करते हैं, हाइबरनेशन में तो नहीं जाते। लेकिन रैकून जो होते हैं ये हाइबरनेटिंग इनका नेचर होता है, यानी कि ठंड आने से पहले खूब पेट भर के खा लिया और ठंड के दौरान खूब सो रहे होते हैं। तो ये हाइबरनेटिंग जो है नेचर के होते हैं। तो काफी इनके और भी विशेषताएं ये विपरीत होते हैं कैनिडस से। अच्छा भाई, हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता थी रैकून की बात करना। तो देखिए एक नया अध्ययन किया गया अभी हाल ही में, तो ये पाया गया है कि ये जो सार्स कोविड वायरस था, ठीक है, ये रकून कुत्ते से उत्पन्न होने की संभावना प्रदान करने वाले साक्ष्य मिले। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि जो रकून है इसमें जो है सार्स के वायरस पाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे वुहान में जो एक फूड मार्केट है, हुआनन सी फूड मार्केट है, वहां से कुछ जेनेटिक डेटा जो है, सैंपल कुछ एकत्रित किए गए थे और उस डेटा ने कोविड-19 और रैकून डेटा के बीच, रैकून डॉग के बीच में एक लिंक का सुझाव दिया। ध्यान रखिएगा, ऐसा देखिए, ये जो रकून है ना, ये जो इस मार्केट में मिला था, हुनानन सी फूड मार्केट में, जो कि वुहान बहुत चर्चा में था, क्योंकि कहीं कहीं जो यहाँ पे वुहान में एक लेबोरेटरी थी और उसी लेबोरेटरी से माना जा रहा था कि जो कोविड-19 वायरस है वो वहीं से निकला था। ऐसा उस समय बात थी। देखिए अभी ये चीज प्रूव नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ये रकून जो है इसके कुछ वहां से ये जो रकून डॉग है वहां से इसके कुछ सैंपल ऐसे मिले हैं जहां पे ये बार बार इंडिकेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये वुहान से ही इस वायरस को, ये वायरस निकला था। जो रकून डॉग है उसमें ये सैंपल मिला है, इस वायरस का जो है कुछ लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो एक तरीके से ये सिद्धांत है, जो इससे सिद्धांत को और भी बल मिल जा रहा है कि वुहान बाजार से बेचे गए जो संक्रमित जानवर थे उनमें कोरोना वायरस महामारी शुरू की थी। तो जो कुछ भी इस मार्केट से निकले थे जो जानवर थे उनमें कहीं ना कहीं कोरोना वायरस था और वो जिन जिन क्षेत्रों में गए हैं ये कोरोना वायरस उनको वहां पे प्रभावित किया, ठीक है। तो इसलिए जो है रुकान, ये जो है ध्यान रखिएगा, रकून जो डॉग है ये आपकी काफी चर्चा में रहा है। ध्यान रखिएगा स्थानिक है पूर्वी एशिया में, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किस देश में भारत महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों, ये किया कुवैत में, क्या अरब कंट्री कुवैत में किया है। तो अभी देखा जाए हाल ही में ये बात है, विदेश और संस्कृत राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है श्रीमती मीनाक्षी लेखी, और इन्होंने वर्चुअल माध्यम से कुवैत में भारत महोत्सव का क्या किया, उद्घाटन किया। इस दौरान इन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, जो उपस्थित जन थे उनको संबोधित किया, और संबोधन के दौरान जो भारत और कुवैत के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है उस ऐतिहासिक संबंध के बारे में बात किया, ठीक है। और कुवैत में जो कुवैत में चले जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी उन्होंने काफी ज्यादा सराहना की, काफी तारीफ की। यहाँ पे हम बात करेंगे जो सांस्कृतिक महोत्सव है जो कुवैत में आयोजित किया जा रहा है, ये भारत सरकार का जो संस्कृत मंत्रालय है, संस्कृत मंत्रालय के तत्वाधान में किया जा रहा है। तो कुवैत से जो भारतीय दूतावास है वहां पे इसका आयोजन किया गया 17 से लेकर के 18 मार्च को, ठीक है। कुवैत में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन के दौरान जो है इन्होंने संबोधित किया मीनाक्षी लेखी जी ने, जो कि विदेश और संस्कृत राज्य मंत्री है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो भाई स्वास्थ्य के अधिकार, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है,
ये भी स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारा एक अधिकार है, गारंटी है, और इसको देने वाला, ठीक है, स्वास्थ्य अधिकार की गारंटी देने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी राजस्थान की विधानसभा में, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च को एक स्वास्थ्य पर अधिकार विधेयक पारित किया गया। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल, और राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इस विधेयक में देखिए क्या क्या लाभ है, क्या क्या बातें की गई हैं। तो इस विधेयक के पारित होने के बाद जो राज्य के जितने भी निवासी हैं वो सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो सेंटर्स हैं, वहां पर क्या करेंगे, मुफ्त बाह्यरोगी यानी कि विभाग ओपीडी सेवाएं और अंतर रोगी विभाग आईपीडी सेवाओं का लाभ उठाने का अब उनको अधिकार हो गया। कोई भी उनको ये नहीं कह सकता कि तुम्हें जो है ये सर्विस नहीं दी जाएगी। उनका चूंकि ये फंडामेंटल राइट हो गया है, ये राइट रहेगा उनका, ये विधेयक रहेगा राइट टू हेल्थ, और इसके लिए वो क्या कर सके हैं, वहां पे जा सकते हैं और हेल्थ से जुड़ी जो है सुविधाएं ले सकते हैं। इसके साथ ही देखा जाए चुनिंदा निजी स्वास्थ्य केंद्रों में भी ना सिर्फ ये पब्लिक जो हेल्थ सेंटर है वहां पे ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे प्राइवेट से जो है हेल्थ सेंटर है वहां पे भी समान जो है स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। ठीक है, इसमें जो ये जो विधेयक पारित किया गया, ये जो कानून है, ये राज्य के जो निवासी होंगे राजस्थान के लोगों को 20 अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, विधेयक के अनुसार देखिए क्या क्या बातें की गई हैं। तो सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है स्वास्थ्य संस्थानों से परामर्श, जितने भी जो सार्वजनिक, ध्यान रखिएगा, पब्लिक हेल्थ जो इंस्टीट्यूशंस है वहां पे ये क्या कर सकेंगे, परामर्श ले सकेंगे। दवाओं, निदान, आपातकालीन ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया और आपातकालीन देखभाल सहित मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी उनको वहां पे। नियमों से निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया जाएगा। कुछ और भी जो है निजी स्वास्थ्य केंद्रों पे भी इस तरह की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा सारे निजी क्षेत्रों में नहीं, जो है निजी स्वास्थ्य केंद्रों पे नहीं, कुछ चुनिंदा जिनको चुना जाएगा सरकार के द्वारा, वहां पे जो है ये स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कि स्वास्थ्य संबंधित जो बात की गई है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में जो है स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के बारे में, राज्य के कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कुछ और भी चीजें। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखिए कुछ और भी तथ्य हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महिला निधि योजना लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। कौन दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान जो है ये महिला निधि योजना लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। वही पहले राज्य की बात करें तो तेलंगाना जो है वो पहला राज्य था, या फिर तेलंगाना सरकार जो थी वो देश का पहली सरकार थी या पहला स्टेट था जिसने, ध्यान रखिएगा, महिला निधि योजना को लागू किया था। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान जो है ये दूसरा राज्य बन गया है। वहीं देखिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना जो शुरू की है, किसने किया है दोस्तों? केरल ने शुरू किया है। उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, कहां दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान जो है ये उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। वहीं देखिए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित, ठीक है, माफ करिएगा, प्रबंधित ई अभियोजना के उपयोग में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन के उपयोग में प्रथम स्थान पे कौन रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बरदा वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बरदा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये पहली बात तो किस राज्य में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चर्चा में है। और यहाँ पे जो है उस राज्य सरकार के द्वारा इसे एशियाई से, जो एशियाटिक लायन है उनके लिए ये दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, बरदा वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए आपको अगर ये पता होगा कि एशियाटिक लायन जो है एकमात्र किस स्टेट में है, ये भी बहुत है, तो ये आप आंसर कर लेंगे गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए प्रोजेक्ट लायन है। ठीक है, प्रोजेक्ट लायन है, उसी के तहत ध्यान रखिएगा जो गुजरात सरकार है उसने क्या किया है, जो बरदा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गुजरात में स्थित है, इस अभयारण्य को एशियाई शेरों के लिए दूसरा अधिवास के रूप में प्रस्तावित किया है। ठीक है,
क्यों किया है? ध्यान रखिएगा, जो एशियाटिक लायन है यानी कि जो आप ध्यान रखिएगा ये जो एशियाई शेर है उनकी आबादी ध्यान रखिए अभी किस पे केंद्रित है दोस्तों? बहुत ज्यादा गिर वन्यजीव, ये गिर जो वन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ये भी गुजरात में है, वहां पर केंद्रित है। और ध्यान रखिएगा ये जो है एशियाई प्रजाति का एकमात्र, इस प्रजाति का एकमात्र शेष निवास स्थान है। ठीक है, तो यहीं पे जो है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में ये शेर रहते हैं, एशियाई लायन। और अभी देखा जाए एकमात्र शेष निवास स्थान है, लेकिन इनकी आबादी को जो है संरक्षित करने के लिए या फिर इन शेरों की आबादी का अस्तित्व और साथ ही साथ इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो गुजरात सरकार ने ये कदम उठाया है। और गुजरात सरकार ने यानी कि जो राज्य सरकार है वो उसने 40 एशियाई शेरों को यानी कि गिर वन से जो 40 एशियाई शेरों को लिया और उनको क्या किया, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना वो बना रहे हैं। ठीक है, कहां से दोस्तों? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। और ये गिर वन राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है कौन? वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो एक बेसिकली देखा जाए तो इन शेरों के अस्तित्व को जो है बनाए रखने के लिए, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जिसका शीर्षक देखिए क्या है। ये शीर्षक है लायन एट द रेट 2047 अमृतकाल के लिए विजन। इस शीर्षक से एक रिपोर्ट पारित की गई थी और इसी रिपोर्ट में जो है इन शेरों को वर्धा में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो इसी सिफारिश में ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए वर्धा वन्यजीव अभयारण्य भी हो गया और आपको यहाँ पे गिर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान आपने देखा। आइए कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो कि आपके अभयारण्य से ही संबंधित है। जैसे कि भारत के पहले कडावुर स्लेंडर लॉरेस अभयारण्य को अधिसूचित किया है किसने? तमिलनाडु ने। ठीक है, तो तमिलनाडु जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो भारत में जो है पहला स्लेंडर लॉरेस अभयारण्य को बनाने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें, ठीक है, यहाँ पे देखने को देखिए टैंक यहाँ पे है नंजरार टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है किसने दोस्तों? तमिलनाडु ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये दो चीज हमें तथ्य देखने को मिल रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ठीक है, और उसके प्रमुख कौन है? जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने यानी कि इस मंत्रालय ने ही देखा जाए जो उत्तराखंड का एक स्थल है जिसका नाम है देवस्थल, वहां पे एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखिए आइरिस है जिसका नाम है आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्था, आइरिस का फुल फॉर्म देखिएगा, ने ये घोषणा की है कि विश्व स्तरीय 4 मीटर इंटरनेट जो है ये आपका इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। अब ये क्या करेगा जो है, अब सुदूर और गहन आकाशीय अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए अब ये तैयार है। ठीक है, इसके बारे में बात करें, इसके पहले भी देखा जाए इसको स्थापित जब किया गया था तो ये जो है मई के दूसरे सप्ताह में इसने अपना पहला जो है प्रकाश प्राप्त किया था। ठीक है, इस टेलीस्कोप की बात किया जाए दोस्तों तो जो कि ये जो टेलीस्कोप है वो आइरिस जो है, जो स्थल है, जो आपका प्रयोग स्थल है, प्रयोगशाला, वो आइरिस के उत्तराखंड के नैनीताल जिले के देवस्थल में वैधशाला परिसर में कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 2450 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, वही बात करें इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया था इस टेलीस्कोप को, तो ध्यान रखिएगा इस टेलीस्कोप को एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन और बेल्जियम का एक वो है कंपनी जिसका नाम है सेंटर, ठीक है, स्पेटियल डी लीस द्वारा इसको डिजाइन और निर्मित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इस जो है वैधशाला यानी इस टेलीस्कोप से देखिए जो गहरे आकाश का पता लगाया जाएगा, जो क्षुद्र ग्रह से लेकर के सुपरनोवा और अंतरिक्ष में तक की वस्तुओं को भी वर्गीकृत किया जाएगा, उनको भी जो है एक तरीके से देखा जा सकेगा। तो गहरे अंतरिक्ष का यानी कि गहरे आकाश का अध्ययन करने में ये टेलीस्कोप काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिएगा एशिया के सबसे बड़े जो 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन क्या किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले के देवस्थल में किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, उसका उद्घाटन जो किया गया है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आपके देश से रिलेटेड है कि हाल ही में कब विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 23 मार्च को मनाया गया है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो कि 1950 की बात है। ये देखा जाए जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, जब वो यूनाइटेड नेशन का भाग बनता है तो एक तरीके से इस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो औपचारिक स्थापना है, इसके पहले भी स्थापित था लेकिन इसको औपचारिक, ठीक है, स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल जो है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। क्या है इस दिन को बनाने का एक प्रतीक, एक सिंबल क्या है कि एक तरीके से मानव का व्यवहार और जो ग्रह का वातावरण किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बेसिकली उसी के प्रतीक के रूप में ये दिन मनाया जाता है कि किस तरीके से, जिस तरीके से मानव का व्यवहार जो है वो जिस तरह से परिवर्तित होता है, ग्रह का वातावरण भी उसको उसी तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। मानव का क्रियाकलाप दोस्तों हमारे ग्रह के वातावरण को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस देश की थीम की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम की बात करें तो क्या थीम है इस बार का? द फ्यूचर फॉर वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ये इसकी थीम है। थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी ज्यादा। एक तरीके से ये जो दिवस है या जो विषय है इस दिवस का, ये किस पर जोर दे रहा है? तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा हेतु जलवायु परिवर्तन और कार्यों के प्रभाव पर जोर देता है, ठीक है। तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमारा पर्यावरण जो है उसको सुरक्षित रखा जाए, जलवायु परिवर्तन और कार्यों को प्रभाव जो है इस पर ये जोर देता है। बेसिकली ये जो हमारा थीम है। आइए हम बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1873 में हुई थी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। इसका मुख्यालय देखिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और 23 मार्च 1950 को जो कि विश्व मौसम संगठन को संयुक्त राष्ट्र का विशेष संगठन बनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो यूनाइटेड नेशन से कब जुड़ा? 23 मार्च 1950 को। और एक तरीके से औपचारिक रूप से इसको माना गया कि इसी दिन ये औपचारिक रूप से ही बना, जिस कारण से 23 मार्च को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 23 मार्च को हमने क्या देखा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए 23 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है जो हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक रहा है। और ये देखे हैं दोस्तों, हम मनाते हैं 23 मार्च को विश्व यहाँ पे शहीदी दिवस, माफ के जो हम शहादत दिवस के रूप में जानते हैं। क्यों दोस्तों? तो यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्हें फांसी दी गई थी और इन्हीं के बलिदान के सम्मान में जो है हर साल हम 23 मार्च को शहीदी दिवस या शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च 1931 की बात है। जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने उनके खिलाफ इन्होंने जो क्रांतिकारी गतिविधियां की थी, एक तरीके से ब्रिटिश शासन को हिला रखा था। इसके लिए ब्रिटिश शासन ने इनको क्या किया था? ब्रिटिश शासकों ने इनको फांसी दे दी थी, इन तीनों लोगों को एक साथ, ठीक है। कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 1928 में देखिए इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम है जॉन सैंडर्स, ठीक है, उनके हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आपके लिए एक वर्क है स्टैटिक्स, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी आपको पढ़ना है। ये आपका काम है कि षड्यंत्र आप मुझे पढ़ के बताइए लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या है। यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स पोर्शन जुड़ जाता है इसी से, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 23 मार्च को हम लोगों ने 2 दिन देखा ना, एक आपका देखा जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, दूसरा शहादत दिवस। किसको फांसी दी गई थी, किनके सम्मान में, किनके बलिदान में ये दिवस मनाया जाता है? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के। आइए आज के हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, उगादी त्योहार मनाया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आप जो है उगादी त्योहार है और ये क्यों मनाया गया दोस्तों? कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। तो ये न्यू ईयर है, एक तरीके से ये नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है उगादी त्योहार। और ये ध्यान रखिएगा, तो ये तेलंगाना में जो है ये त्योहार मनाया जाता है, उगादी जो है फेस्टिवल ये मनाया जाता है। और ये 22 मार्च को जो है दुनिया भर में जितने भी तेलुगु भाषी लोग हैं वो तेलुगु नव वर्ष के रूप में इसको चिन्हित करते हैं, इस उगादी त्योहार को। और इसीलिए वो पारंपरिक उत्सव और उल्लास के साथ जो है इस उगादी फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो है हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए यह त्योहार तेलंगाना में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन जो है यह दिन हिंदू महीने चैत्र का पहले दिन में पड़ता है और आमतौर पर यह मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है।
उगादि की बात करें दोस्तों, युगादि नहीं, उगादि की बात करें तो ये उगादि जो है ये संस्कृत भाषा एक वर्ण है जिसका नाम है युग, यानी कि उम्र, और आदि से प्रारंभ होता है। ठीक है, उम्र से प्रारंभ होता है, यानी कि नए युग की शुरुआत के लिए माना जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए साउथ में एक तरीके से उगादि जो फेस्टिवल है ये एज ए न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये नव वर्ष के रूप में जो चैत्र का पहला दिन होता है, जैसे हमारा नवरात्र जब शुरू हुआ चैत्र का महीना, तो उसी तरीके से इनका उगादि जो है वो फेस्टिवल होता है। और जितने भी तेलुगु भाषी लोग हैं या फिर ये तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये सेलिब्रेट, ये फेस्टिवल किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ और भी फेस्टिवल महोत्सव हैं जो भी हाल फिलहाल में अदर स्टेट में चर्चा में रहे। जैसे कि हमने पढ़ा था दोस्तों कि राजस्थान के में जो करौली जिला है वहां पे केला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेले का आयोजन किया गया था। तो लक्खी मेले का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? राजस्थान के करौली जिला में। ठीक है, केला देवी शक्तिपीठ में। वहीं हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। तो मथुआ धर्म मेला, ठीक है, ये महामेला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मथुआ धर्म महामेले का आयोजन किया गया था। वहीं देखिए अभी हम लोगों ने बमचू महोत्सव के भी बारे में बात किया था, कहाँ पे हुआ था? तो ये सिक्किम में जो स्थित है जिसका नाम है ताशीदिंग मठ है। ठीक है, सिक्किम का एक ताशीदिंग मठ है, वहां पे बमचू महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव फेस्टिवल है जो आपके लिए जरूरी है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। और आइए देखते हैं क्यों इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अभी हाल ही में देखा जाए ये जो थानराई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है इसको राज्य सरकार ने क्या किया है, एक अधिसूचना की घोषणा किया है, जिससे कि ये जो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है ये उस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है ये अभयारण्य ये इरोड जिले के अंथियूर और गोबिचेट्टी, यहाँ पे देखिएगा गोबिचेट्टीपालयम तालुक के वन क्षेत्रों में ये कितने हेक्टेयर में फैला है? देखिए हेक्टेयर को हमेशा स्किप करिएगा, इतने हेक्टेयर में ये फैला है। इस अभयारण्य में देखिए कौन कौन से आरक्षित वन शामिल होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अंधियूर, ठीक है, बारगोर, थट्टाकरई, चिन्नम पट्टी, ठीक है, चिन्नी पट्टी ये साउथ के नेम है। ठीक है, चिन्नम पट्टी, ये सारे जो है आरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल होंगे इस वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, इरोड जिले में है ये। और ये ध्यान रखिएगा इसकी जो घोषणा की गई हाल ही में राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया और उसी बजट के दौरान जो है इस बात की घोषणा की गई कि ये जो थानथाई वन्यजीव अभयारण्य है ये राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य होगा। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो देखिए ये कर्नाटक और कुछ राज्यों के जो अभयारण्य है उनसे ये काफी निकटता रहता है। जैसे कि यहाँ पे कर्नाटक का एक मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, बीआरटी वन्यजीव अभयारण्य और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य उससे काफी ज्यादा ये निकटता रखता है। तो ध्यान रखिएगा मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है, बीआरटी वन्यजीव अभयारण्य ये भी कर्नाटक, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य ये भी कर्नाटक और इसी के काफी पास स्थित है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ये देखा जाए ये एकदम संपर्क बिंदु है दो अभयारण्य की, वहां पर ये कार्यरत है। तो यहाँ पे ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के बीच में ये संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है ये अभयारण्य। तो एक तरीके से संपर्क के रूप में ये कार्य करेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के बीच में। ठीक है, इस अभयारण्य में बात करें तो देखिए जो है यह अभयारण्य स्तनधारियों की 11 प्रजाति, पक्षियों की 136 प्रजातियां और तितलियों की लगभग 100 प्रजाति 118 प्रजातियों का ये घर है। इसमें देखा जाए ये जो अभयारण्य है ये हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, गौर और हिरण जैसे जीवों का क्या करता है, मेजबानी करता है। तो ये सारे जो जीव हैं इस अभयारण्य में रहते हैं। आइए कुछ और भी तथ्य हैं जो हमारे जो तमिलनाडु से स्टेटेड जो तमिलनाडु से संबंधित हाल फिलहाल में चर्चा में रहे। जैसे कि 21 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा में वित्त वर्ष 24 ठीक है के लिए राज्य का कृषि बजट पेश किया गया और इसमें जो है वहां के जो कृषि मंत्री हैं तमिलनाडु के MRK पन्नीरसेल्वम, उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार जो है 5 साल के लिए तमिलनाडु मिलेट मिशन लागू करेगी। तो कौन सा राज्य जो है वो 5 साल के लिए मिलेट मिशन लागू कर रहा है, ये कर रहा है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स थे जो चर्चा में थे। अब आते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की तरफ।
उसके पहले हम तमिलनाडु के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु की जो राजधानी है दोस्तों वो है चेन्नई। इसका जो गठन किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं उनको फिर से खींचा गया था, 14 जनवरी 1969 को खींचा गया था। राज्यपाल की दोस्तों बात किया जाए तो नवीन नारायण रवि जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनी विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। सीटें कितनी है? 235 सीटें हैं। वहीं संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 18 सीटें हैं, 39 सीटें इसकी लोकसभा में हैं। कुछ और भी तथ्य हैं जो हमारे तमिलनाडु से संबंधित है। देखिए, यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तमिलनाडु से। तो ये तमिलनाडु का एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य है। वहीं अगर हम देखें उत्पादन में किसमें आ गया, तो तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है, राज्य है किसका? केले का और फूलों का। वहीं देखा जाए आम, रबड़ और मूंगफली, नारियल का दूसरा ही सबसे बड़ा उत्पादक है और ये कॉफी के मामले में तीसरा उत्पादक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि आम, रबड़ और मूंगफली के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा होता है और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्योंकि यहाँ हमें तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पे दिख रहा है। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ दोस्तों। अब बात करेंगे किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि कॉर्पोरेट जांच और जोखिम परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली को पछाड़कर भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। वहीं अगला है, पूर्वोत्तर का पहला बटरफ्लाई इको पार्क बना है। कौन दोस्तों? त्रिपुरा स्थित छोटा खोला। ठीक है, ये त्रिपुरा में छोटा खोला है। ये पूर्वोत्तर जो राज्य है, 7 सिस्टर्स, वहां का ये पहला बटरफ्लाई इको पार्क बना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? अनूप बगची को किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगला है, हाल ही में सऊदी ईरान संबंध समानकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है। किस देश ने दोस्तों? चीन ने। तो ईरान और सऊदी जो अरब है उसके बीच में जो है शांति समझौता या फिर उनके बीच में जो है संबंध सामान्य हो, नॉर्मल हो जाए, इसके लिए मध्यस्थता का कार्य किया है, मीडिएटर का कार्य चीन ने किया है। वहीं देखा जाए इंडियन वेल मास्टर का सिंगल टाइटल खिताब जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अलखराज ने जीता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जिन्हें अच्छा लगा हो वो शेयर करें और जिन्हें बहुत अच्छा लगा हो तो जो क्वेश्चन आंसर मैंने पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है आपका डिस्कशन के दौरान आपसे, उसका आप लोग आंसर करें। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।